हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट और एग्जाम्स की दृष्टि से संभावित क्वेश्चन पर। बिना समय गंवाए हम सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो निर्वाचन होता है, एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। हम कह सकते हैं मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचक गण में शामिल हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है? किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन 6 माह तक वो मंत्री बना रहेगा और उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो वो क्या होगा, बर्खास्त हो जाएगा। तो कितना समय होगा? 6 माह तक वह मंत्री रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। किसे प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? विधि का मतलब है कानून अधिकारी। किसे माना जाता है भारत सरकार का? तो हम जानते हैं भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या माना जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगर प्रश्न आए कि भारत सरकार का वकील कौन है, भारत सरकार का वकील अगर प्रश्न आए तो क्या बताएंगे? भारत सरकार का वकील किसे कहा जाता है या कौन है भारत सरकार का वकील? तो महान न्यायवादी को कहा जाता है। अगर प्रश्न करे कि भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन है, विधि सलाहकार, तो क्या बताएंगे? भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है अगर आए तो क्या बताएंगे? कानूनी सलाह देने का कार्य कौन करता है? महान न्यायवादी करता है। अगर बात करें महान न्यायवादी की किस अनुच्छेद में बात की गई है, ये भी क्या है, कार्यपालिका में ये भी शामिल है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। इसका कार्यकाल कितना है? संविधान में इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। एक प्रश्न इनसे संदर्भित और आता है, क्या आता है? संसद के सदन में कौन भाग ले सकता है, कौन सदन में बोल सकता है, या संसद के दोनों सदनों की बैठक में कौन भाग ले सकता है, बोल सकता है? तो बताएंगे क्या? महान न्यायवादी क्या है, संसद के दोनों सदनों में या संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है। अगर प्रश्न करें कि क्या महान न्यायवादी संसद के सदनों में वोट दे सकता है, मत दे सकता है, तो मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये संसद के सदन में, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। मत देने का अधिकार नहीं है। बाकी ये अधिकार इनको प्राप्त है। क्योंकि यह संसद के सदस्य नहीं है, इसलिए ये बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इसी कारण नहीं है। अगर प्रश्न आए महान न्यायवादी से संबंधित, आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन कि भारत सरकार का वकील किसे कहा जाता है, तो बताएंगे क्या? महान न्यायवादी को कहा जाता है। अगर प्रश्न करें भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन है, तो क्या बताएंगे? महान न्यायवादी। कानूनी सलाहकार कौन है, तो बताएंगे महान न्यायवादी। कानूनी परामर्श कौन देता है, कानूनी सलाह कौन देता है, तो क्या बताएंगे? महान न्यायवादी। अगर किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो 76 में किया गया है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है।
संसद के दोनों सदनों में या संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है, परिसीमन किया गया है, वह किस वर्ष की जनगणना पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना पर किया गया है। और पूछ रहा है यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक यह क्या रहेगा? यथावत रहेगा। अब जब नया परिसीमन होगा सीटों का तो कौन सी जनगणना पर आधारित होगा? तो 2001 की जनगणना को लिया जाएगा। किस जनगणना को? 2001 की जनगणना को लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम, बैठक का एक कोरम होता है, संख्या क्या है कोरम की? तब बैठक तभी मानी जाएगी तब उतने सदस्य अगर सदन में उपस्थित होंगे तभी कोरम पूरा माना जाता है। तो कुल सदस्य संख्याओं का कितना होता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है कोरम। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, कितना होता है? 1/10 होता है कुल सदस्य संख्या का। लोकसभा जितने सदस्य हैं लोकसभा में 543 हैं, उसका 1/10 सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तब माना जाता है कि गणपूर्ति है, कोरम पूरा हुआ। राज्यसभा में 245 हैं, 245 का 1/10 निकालते हैं, अगर सदस्य मौजूद हैं तो कोरम या गणपूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अगर प्रश्न करेगा तो क्या बताएंगे? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है पूछ रहा है? 543, 245, 250, 550। हम जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 सीटें थी लोकसभा में मनोनीत की, 2 सीटें किसकी सीटें थी? एंग्लो इंडियन की थी। एंग्लो इंडियन, इनको क्या किया गया? इन सीटों को रिमूव कर दिया गया, कह सकते हैं इनको हटा दिया गया है। इस तरह से जो 545 सीटें हुआ करती थी, 545 वो सीटें 2 क्या की कर दी? माइनस कर दी गई। तो बची कितनी? 543 जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होती थी तो वही बची है। तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। अगर राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 245 है। 245 में 233 पर क्या होता है? यहां पर निर्वाचित होते हैं ये लोग क्या होते हैं? निर्वाचित। और 12 क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। कौन से लोग हैं जो 12 मनोनीत किए जाते हैं? किस क्षेत्र में उनका योगदान होता है? तो हम कह सकते हैं साहित्य में, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, जो ये 4 में योगदान देते हैं उनको राष्ट्रपति उन 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। यही पहला ऑप्शन ही सही है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्य में विधानसभाएं होती हैं, एमएलए जिनको बोला जाता है, विधायक, वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर प्रश्न करें कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अगर बात करें मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है या मंत्रिपरिषद किसको मिला के बोला जाता है, तो बात करेंगे हम कैबिनेट स्तर के मंत्री भी किसमें आते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इसमें 3 तरह के मंत्री शामिल होते हैं। इन्हीं को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोली जाती है। और इसी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? अगर प्रश्न करें कि प्रधान कौन है मंत्रिपरिषद का, तो क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 50 है। कितनी है? 50 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कितनी बार होना आवश्यक है? तो हम जानते हैं संसद की चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा 6 महीने में एक बैठक होनी आवश्यक है। तो वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार हम कह सकते हैं। अगर प्रश्न आए 6 माह बाद एक बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो कितनी है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है सेवानिवृत्ति की आयु। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है? 65 वर्ष रखी गई है। वही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। किसकी है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। और सुप्रीम कोर्ट के कितनी है? 65 वर्ष है। अगर बात करें 70 वर्ष किसकी है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष जो होगा उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 70 वर्ष निर्धारित की गई है। क्यों सेवानिवृत्त आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनता है, इसलिए 5 साल बढ़ा दिया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के निम्न न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय बोला जाता है? अभिलेख का मतलब है जो कागज वगैरह साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। न्यायालय जो निर्णय देता है उसे साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। कहां कहां रखा जाता है? तो हाई कोर्ट में रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। हम उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारतीय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय की थी। किसकी की थी? त्रिस्तरीय की। त्रिस्तरीय में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत समिति आता है, ग्राम पंचायत समिति आता है। दूसरा क्या आता है? क्षेत्र पंचायत समिति आता है, क्षेत्र पंचायत समिति जिसमें बीडीसी वगैरह चुनाव लड़ते हैं। जिला परिषद आता है, जिला परिषद। इन्हीं तीनों को मिलाकर के क्या कहा गया था? ग्राम पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, इसी को कहा गया त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? पंचायती राज का, अगर प्रश्न आए कि पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता। अगर पंचायती राज का वास्तुकार पूछेगा तो क्या बताएंगे? पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। अगर प्रश्न करे कि अशोक मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था की किस प्रकार अनुशंसा की थी, कितने स्तर की, तो उन्होंने 2 स्तरीय की थी। किसने? अशोक मेहता ने। जो सिफारिश इन्होंने की थी 2 स्तरीय की थी। किसने? अशोक मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो कहां आरंभ किया गया? तो नागौर राजस्थान में आरंभ किया गया था। दूसरी बार कहां? दूसरा कौन था? दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन क्या होगा? नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? हम लोगों ने बातें की थी, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहां पर दिखाई पड़ रहा है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। यही तीन क्या हैं? त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन आता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में
पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। कितने? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगर इसके संदर्भ में 11वीं अनुसूची के संदर्भ में बात करें, 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन था। अगर पूछे कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो बताएंगे क्या? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। अगर प्रश्न करें 12वीं अनुसूची क्या है, तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 12वीं अनुसूची? तो बताएंगे क्या? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? पूछेगा तो क्या बताएंगे? 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, तो मूल संविधान में बताएंगे क्या? 14 भाषाएं थी। एक सिंधी को कब जोड़ा गया? तो बताएंगे क्या? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा सिंधी को जोड़ी गई। जब सिंधी को जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर एक होता है 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में हुआ, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक तो जोड़ी गई कोंकणी को जोड़ा गया। कोंकणी के बाद मणिपुरी इसी में शामिल थी। मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 18 हो जाएगा। फिर एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक तो क्या थी? बोडो थी, डोगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई और संथाली जोड़ी गई। तो इस तरह से 4 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया। तो 18 4 कितना हो गई? 22। तो वर्तमान की संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? 22 भाषाएं हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।